दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश देने वाले जज रवि दिवाकर को मिली धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश देने वाले जज रवि दिवाकर को अब धमकी मिली है। इसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये धमकी इस्लामिक आजाद मूवमेंट नामक संस्था की ओर से दी गई है। इस संबंध में अब न्यायाधीश रवि दिवाकर ने प्रमुख गृह सचिव को जानकारी दी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर, निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर बोला करारा हमला, कहा 4 दिन में आजमगढ़ के बड़े लीडर बीजेपी में होंगे शामिल। आपको बता दें कि जिले में नामांकन के साथ ही अब केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने उद्घाटन कर दिया। नगर के सिधारी स्थित मऊ रोड पर भाजपा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय खुला है। इस दौरान दिनेश लाल यादव ने जातीय कार्ड खेलने के साथ ही समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 दिनों के अंदर आजमगढ़ जिले के बड़े यादव लीडर के साथ ही समर्थक भी भाजपा के साथ दिखेंगे। निरहुआ के बयान के बाद सियासी तापमान गर्म हो गया है। दिनेश लाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वांचल में भी यादव हैं। अगर यादव ही लड़ना था तो पहले दलित को टिकट न देते, दलित को टिकट दिया तो फिर लड़ने देते। पूरा घुमा फिरा कर फिर से वही परिवार के दलदल में अपनी पार्टी को फंसा दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन ये उनकी राजनीति है, वो उसे करें, हमें तो आजमगढ़ में कमल खिलाना है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ऐलान कर दिया है कि 4 दिन में आजमगढ़ के बड़े लीडर बीजेपी में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में पहले की जलाभिषेक करने की जिद और अब अभिमुक्तेश्वरानंद का ऐलान, धर्म सेना का होगा गठन। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक तरफ कोर्ट में है तो दूसरी तरफ परिसर के सर्वे वीडियो में सामने आए कथित शिवलिंग को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक और पूजा को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 4 दिनों से अनशन पर हैं। अनशन के चौथे दिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे धर्म सेना का गठन करेंगे। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी पर भी मामला दर्ज करवाने की बात कही है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने बनारस में प्रतिकार यात्रा की याद दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर बातों को नहीं मानी तो धर्म सेना का निर्माण किया जाएगा और 11 लाख सैनिकों को बुलाकर आंदोलन को भव्य रूप देंगे। उल्लेखनीय है कि बनारस में दुर्गा प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने के विरोध को लेकर प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हुई थी और जमकर बवाल भी हुआ था। आपको बता दें कि वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के प्रोटेक्शन को लेकर जो बात कही है उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिवलिंग का पूरे तरीके से प्रोटेक्शन करना है, जिसके अंतर्गत पूजा पाठ भी शामिल है। लेकिन बनारस के जिलाधिकारी इस बात को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी को नोटिस देंगे, जिसका जवाब न देने पर हम कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी करेंगे। और ये बड़ी खबर, बीजेपी का साउथ प्लान, हैदराबाद में होगा पीएम मोदी का मेगा रोड शो, बीजेपी देना चाहती है बड़ा मैसेज। आपको बता दें कि देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी की योजना इस बार साउथ के राज्यों में भी सेंध लगाने की है। इसी को लेकर बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में मेगा एंट्री की योजना बनाई है। इसके लिए बीजेपी ने हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक मेगा रोड शो बनाने की योजना बनाई है, जिसके जरिए न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और के चंद्रशेखर राव को उनके घर पर घेरा जाएगा, बल्कि हैदराबाद की धरती से साउथ के 5 राज्यों में भी बीजेपी मैसेज देने वाली है। आपको बता दें कि 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। इस कार्यकारिणी के जरिए ओवैसी और के चंद्रशेखर राव को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी
कर्नाटक के अलावा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर भी फोकस कर रही है। मसलन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु भी बीजेपी के एजेंडे में हैं। इन राज्यों की करीब 120 सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है और उसकी पृष्ठभूमि हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक से लिखी जानी है। बीजेपी भले ही कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी राज्यों में जीरो पर खड़ी है, लेकिन बीजेपी को यह मालूम है कि देश के हर हिस्से में पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है। इसी बात को बीजेपी अब भुनाने की योजना में है। बीजेपी की योजना है कि केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक की 120 सीटों पर पीएम मोदी के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इन राज्यों की सीटों को जीता जाए। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो इसी कड़ी में 2 जुलाई को कार्यकारिणी के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की योजना बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक और जनहित याचिका दायर की गई। बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक और याचिका दाखिल की गई है। ये जनहित याचिका ज्ञानवापी परिसर में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक समिति आयोग नियुक्त करने का निर्देश देने के साथ ही ये जानने के लिए कि क्या वो शिवलिंग है या फिर एक फव्वारा है, इसको लेकर दायर की गई है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बजूखाने में मिली संरचना को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फव्वारा है। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी जिला कोर्ट में चल रही है और अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय कर दी गई है। दरअसल 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के चलते यह फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर, सेना में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आज अग्निपथ योजना को मिल सकती है मंजूरी। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए देश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही सेना में रुकी हुई भर्तियों को खोलने जा रही है, लेकिन इस बार भर्ती के लिए सरकार एक नए रिक्रूटमेंट प्लान पर काम कर रही है। ये योजना अग्निपथ के नाम से जानी जाएगी और इसमें सैनिकों को महज 4 साल में ही सेना में नौकरी करने का विकल्प दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आज अगर कैबिनेट इस योजना को हरी झंडी देती है तो इसे जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स इन दिनों सेना में भर्ती के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। पिछले हफ्ते इस प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा गया था। सरकार की तरफ से प्लान को स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में अगर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया तो सेना में भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। नई भर्ती योजना को अग्निपथ के नाम से जाना जाएगा और इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। ये आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ में छापेमारी कर 2.82 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए गए हैं। अब इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपके पास में सारी एजेंसियों की ताकत है पर हमारे साथ में भगवान है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब झूठ बोला जा रहा है। उनके घर में मात्र 2,79,000 रुपए मिले हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट होकर बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ में मिलकर रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश
कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी भी विभाजित नहीं होने दूंगी। अगली बड़ी खबर, एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग करने से चूक गए अखिलेश यादव, अगर ऐसा करते तो समाजवादी पार्टी रच देती इतिहास। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा निगाहें आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर लगी हुई हैं। इस सीट पर नामांकन खत्म होने के एक रोज पहले ही अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को इस सीट से प्रत्याशी बना दिया, जबकि इससे पहले चर्चा प्रमुख दलित नेता बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को लेकर लगाई जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर सुशील आनंद को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने अपने भाई को टिकट दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव के पास में एक बहुत बड़ा मौका दलितों के बड़े नेता पर दांव लगाकर एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग करने का था, खासकर तब जब मायावती लगातार समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक मुस्लिमों की पैरवी कर बसपा को उनका हितैषी बताने की बात कर रही हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट देकर एक बार फिर से मायावती ने आजमगढ़ में मुस्लिम कार्ड खेलने की जो आजमाइश की है, लेकिन इस बार आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव उतना आसान नहीं जितना कि 2019 के चुनाव में था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक ओपी मिश्रा कहते हैं कि क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसलिए अखिलेश यादव अपनी परंपरागत सीट को खोना नहीं चाहते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने अंतिम समय में अपने भाई को ही टिकट दे दिया। आपको बता दें कि ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बसपा के कोर वोट बैंक दलितों को अपने पाले में जोड़ने की एक कवायद की जा सकती थी। संभव है कि उसके परिणाम उनके पक्ष में भी आ सकते थे, और यह भी संभव था कि परिणाम इस प्रयोग के विपरीत भी जा सकते थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी एक बड़ा प्रयोग करने से चूक गई है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अब चड्डी विवाद हुआ तेज, जलाया गया खाकी नेकर, तो बीजेपी और आरएसएस ने शुरू किया चड्डी कैंपेन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अब चड्डी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। इस पर सियासत जोर शोर से की जा रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरएसएस का विरोध करने के लिए खाकी नेकर जला दिया, तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भड़क गए और चड्डी कैंपेन ही शुरू कर दिया। आरएसएस कार्यकर्ता खाकी शॉर्ट्स यानी खाकी नेकर पहनते हैं और इसे जलाने के मसले पर नाराज हैं। इस मसले को लेकर राज्य में बड़े पैमाने पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने खाकी नेकर जलाकर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता अब बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में भेजने के लिए चड्डी इकट्ठा कर रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय में भेजना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये चड्डी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गिफ्ट की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीएम मोदी के कामों की जमकर की तारीफ, बोले देशवासियों को पीएम मोदी पर पूरा विश्वास। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 जून को प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 8 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। इस मौके पर पूरे वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार और पीएम मोदी के गुण ही गाते रहे। उन्होंने कहा कि देशवासियों का मोदी पर विश्वास है और इसी प्रेरणा से उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक से करे काम किए हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और समाज के वंचित लोगों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए मोदी जी ने असाधारण काम किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। धारा 370 का उन्मूलन, राम मंदिर निर्माण, करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन, आयुष्मान भारत से मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, फ्री कोविड वैक्सीनेशन, अफगानिस्तान और यूक्रेन से देशवासियों की सुरक्षित वापसी, बेटियों और महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ आदि देशवासियों के हृदय को प्रफुल्लित कर देता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बीते 8 वर्ष में पीएम मोदी ने एक भी दिन अपने लिए अवकाश नहीं लिया है। ये देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा का परिचायक है। आगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र को समाज के अंतिम व्यक्ति तक तेज गति से पहुंचाने के लिए सरकार ने निरंतर प्रयत्न किया है। केंद्र सरकार की योजनाएं राष्ट्र प्रथम की भावनाओं में समाहित हैं।
अगली बड़ी खबर, भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा, जान से मारने की मिली धमकी। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी के चलते विवादों में गिरी नुपुर शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी है। नुपुर शर्मा और उनके परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कवर दिया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नुपुर शर्मा और उनकी फैमिली को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनके बयान के बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मूसेवाला जैसा हश्र करने की मिली धमकी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मंगलवार को उन्हें एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि उनका भी वही हश्र होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ है। बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के निजी सुरक्षा कर्मचारियों ने इस धमकी की पुष्टि की है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।